हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो यूकैरियोट्स होते हैं उस पर अनुलेखन की क्रिया कैसे होती है। मतलब यूकैरियोट्स में हम अनुलेखन की क्रिया देखेंगे, और बेसिकली जो अनुलेखन आता है आपके एग्जाम में वो अधिकतर यूकैरियोट्स में ही आता है। तो अनुलेखन देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि बात करते हैं अनुलेखन की तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, किसी भी डीएनए द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए के बनने की जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो डीएनए के द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए बनने की क्रिया जो है वही क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है यही क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। यह क्रिया बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण की प्रथम चरण है। मतलब प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है उसके लिए जो प्रारंभिक चरण होता है, प्राथमिक स्टेप होता है, वो होता है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। यह प्रक्रिया जो होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बिना आरएनए एंजाइम की उपस्थिति में जो डीएनए है वो किसमें नहीं बदल सकता है, एमआरएनए में। इसलिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया में एमआरएनए बनने की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का होना आवश्यक होता है। यानी डीएनए से एंजाइम की उपस्थिति में ही किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया जो है किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखिए, यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया को समझना है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने डीएनए की संरचना देखी है, जिसमें आप लोगों को पता है कि डीएनए की संरचना में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो देखिए, जो एक स्ट्रैंड होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है यानी जो ध्रुवता होती है वो होती है 3 डॉट 5 डॉट, 3 × 5 डॉट, तो 3 वो 5 डॉट होती है। और जो दूसरा डीएनए होता है, दूसरा जो स्टैंड होता है डीएनए का, उसका 5 डॉट और 3 डॉट पोलरता होती है यानी कि ध्रुवता होती है। तो पोलैरिटी जो होती है दो ही प्रकार की होती है। एक तो कैसी होगी 3 डॉट और 5 डॉट, और दूसरी कैसी होगी 5 डॉट और 3 डॉट। आपको यह याद रखना है कि जो यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया होती है इसमें केवल एक ही स्टैंड जो है क्रिया में भाग लेता है। यानी अनुलेखन की क्रिया में डीएनए का केवल एक ही स्टैंड भाग लेता है। देखिए, डीएनए के दो स्टैंडों में से यदि हम बात करते हैं 3 डॉट और 5 डॉट वाले, तो जिसकी पोलैरिटी 3 डॉट और 5 डॉट होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। कौन से स्ट्रैंड्स कहते हैं, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं। वहीं जिसकी पोलैरिटी जो है 5 से लेकर के 5 डॉट और 3 डॉट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए में आपको यह याद रखना है यहां पे कि जो दो स्टैंड होते हैं उसमें एक होता है कोडिंग स्टैंड और एक होता है टेम्पलेट स्टैंड। और टेम्पलेट स्टैंड हम कहते हैं 3, जिसकी पोलैरिटी जो है 3 डॉट और 5 डॉट होती है। तो 3 डॉट 5 डॉट वाली पोलैरिटी वाले जो डीएनए की स्टैंड्स है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। और इसी टेम्पलेट स्टैंड्स के अंदर ही यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया होती है। लेकिन जो आरएनए का निर्माण होता है यह टेम्पलेट स्टैंड पर ना होकर के कोडिंग स्टैंड पर होता है। यानी टेम्पलेट स्टैंड तो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है, और जो एमआरएनए बनेंगे वो किस पर बनेंगे, कोडिंग स्टैंड पर, यानी कि 5 डॉट और 3 डॉट बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जो अनुलेखन की क्रिया होती है उसमें जो एमआरएनए का निर्माण होगा वो 5 डॉट से लेकर के जो 3 डॉट वाला एंड है यानी जो कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड्स पर एमआरएनए का निर्माण होगा। और टेम्पलेट स्टैंड्स जो है, टेम्पलेट स्टैंड्स भाग लेता है किस पर, अनुलेखन की क्रिया में। अब अनुलेखन की क्रिया में जो टेम्पलेट स्टैंड भाग लेता है तो टेम्पलेट स्टैंड्स जो है ये 3 डॉट और 5 डॉट वाला होता है। सबसे पहले क्या होता है देखिए प्रक्रिया में कि जो टेम्पलेट स्टैंड्स होता है यहां से ही क्रिया जो है स्टार्ट होती है। जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो टेम्पलेट स्टैंड जो है सबसे पहले किस में बदल जाता है, प्राथमिक प्रतिलिपि का निर्माण करता है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का निर्माण करता है। अब जैसे ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि एचएनआरएनए का निर्माण होता है तो सबसे पहले तो टेम्पलेट स्टैंड से प्राथमिक प्रतिलिपि बनती है जिसमें कि एचएनआरएनए का निर्माण होता है। तो एचएनआरएनए को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बना है इसमें आपको जो जीनों का क्रम होता है वो स्प्लिट क्रम में देखने को मिलता है। मतलब जो जीनों का अरेंजमेंट होगा
वो कुछ इस प्रकार से होगा, स्प्लिट टाइप का, मतलब स्प्लिट अरेंजमेंट पाया जाता है जीनों के अंदर। देखिए स्प्लिट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका एचएनआरएनए है, तो इस एचएनआरएनए में दो ही चीजें होती है, एक तो एक्सान पाया जाता है और दूसरा होता है इंट्रॉन। तो दो ही सिरे पाए जाते हैं, एक तो एक्सान और दूसरा इंट्रॉन। तो आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि चूंकि एचएनआरएनए दो प्रकार के जीन से मिलकर बना है, एक्सान और इंट्रॉन। अब यहां पे आप कुछ इस प्रकार की संरचना में देख सकते हैं, ये जो त्रिभुजाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं इंट्रॉन, और ये जो बाकी वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाले भाग, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, एक्सान कहलाते हैं। तो एक्सान वाले भाग ये हैं, ये वाला भाग, ये भाग और ये भाग, ये भाग, ये सभी क्या है, एक्सान। लेकिन ये जो वाले भाग है, त्रिभुजाकार जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक, ये, दो, तीन, पिरामिड जैसी आकृति के जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, इंट्रॉन वाले भाग कहलाते हैं। और एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो एचएनआरएनए होता है, इस पर इंट्रॉन्स का पाया जाना एक आद्य यानी कि प्रिमिटिव लक्षण है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो एमआरएनए के निर्माण में सबसे पहले तो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स भाग लेगा, और उस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है ये क्या करेगा, सबसे पहले प्राथमिक प्रतिलिपि का निर्माण करता है, यानी कि एचएनआरएनए का निर्माण करता है। और इस एचएनआरएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं वो स्प्लिट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। स्प्लिट क्रम का मतलब है कि एक एक्सान, फिर उसके बाद एक इंट्रॉन, फिर एक्सान, फिर इंट्रॉन। तो इस प्रकार का जो क्रम है वो स्प्लिट अरेंजमेंट कहलाता है जीनों का। तो दो ही चीजें होती है एचएनआरएनए के अंदर, एक तो एक्सान और दूसरा होता है क्या, इंट्रॉन। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो एचएनआरएनए होता है, इस एचएनआरएनए के अंदर जो है कुछ अतिरिक्त क्रियाएं यानी कि कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है। इस एचएनआरएनए के अंदर जो है कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं एचएनआरएनए की, तो हमने क्या कहा कि अब एचएनआरएनए के अंदर कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है। ये जो क्रियाएं होगी ना, ये 3 डॉट और 5 डॉट, यानी स्टार्टिंग में तो 5 डॉट रहेगा और 3 डॉट, तो ये जो प्रक्रिया होगी ये 5 डॉट और 3 डॉट के अंदर संपन्न होगी। क्योंकि हमने आपको क्या बताया है कि जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो 5 डॉट और 3 डॉट वाले एंड पे होता है, यानी जिसकी पोलैरिटी या ध्रुवता 5 डॉट और 3 डॉट होती है उस पर एमआरएनए का निर्माण होता है। तो ये 5 डॉट और 3 डॉट एंड वाले में क्या होगा, अतिरिक्त क्रियाएं होगी। तो देखिए एक भाग ये कैप वाला भाग कहलाएगा, जो 5 एंड वाला है, जो 5 डैश वाला ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैप वाला भाग। और ये वाला भाग जो 3 डॉट होता है ये पीछे का भाग है, इसलिए ये पूंछ वाला भाग कहलाएगा, या डी की टेल वाला भाग कहलाएगा। तो आपका यहां पे 3 डॉट क्या है, टेल वाला भाग है, और 5 डॉट जो है ये कैप वाला भाग है। तो देखिए कैप वाले भाग में यानी 5 डैश वाले में भाग में, यानी 5 जिसकी ध्रुवता है उस वाले भाग में कौन सी क्रिया होगी, एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं कैपिंग की क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं, कैपिंग, या हिंदी में इसको हम कहते हैं आच्छादन। तो जो 5 एंड होता है, 5 सिरा होता है 5 डॉट वाला, इस पर आच्छादन की क्रिया होती है, यानी कि कैपिंग की क्रिया होती है। 3 एंड वाले में, 3 डॉट वाले में टेलिंग की क्रिया होती है, जिसको कि हम पुच्छन कहते हैं, तो इस पर पुच्छन की क्रिया होगी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं दो चीजें आपको याद रखनी है। जो कैप वाला भाग होता है ना, यानी जो कैप रीजन होता है, अक्सर आपको याद रखना कि जो कैप रीजन होता है इस पर मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जुड़ता है। मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल एम, फिर उसके नीचे जी, फिर उसके नीचे यहां पे 3 ठो यहां पे पी लिखेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो कैप रीजन होता है, कैप वाले भाग में 3 जो है आपको याद रखना है कि मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। तो मेथिल रहेगा, फिर गुआनोसिन का जी, और ट्रिपल फास्फेट, मतलब यहां पे 3 जो है पी रहेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो पूंछ वाला भाग होता है, यानी जो टेल रीजन होता है, इस वाले भाग में, यानी जहां पे टेलिंग की क्रिया हो रही है, तो उस वाले भाग में क्या जुड़ता है, 200 से लेकर के 300 तक एडिनिलिक एसिड जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं दोस्तों, एडिनिलिक एसिड जुड़ते हैं। अब इसके बाद आप समझिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया में क्या होता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होता है इसमें प्राथमिक प्रतिलिपि का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, प्राथमिक प्रतिलिपि यानी कि एचएनआरएनए का हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। इस एचएनआरएनए के अंदर स्प्लिट क्रम में जीन जो है अरेंजमेंट होता है जीनों का। उसके बाद आपने क्या देखा कि इस पर एक्सान और इंट्रॉन पाए जाते हैं। जो एचएनआरएनए होता है इस पर इंट्रॉन और एक्सान पाए जाते हैं। फिर आपने क्या देखा कि इस एचएनआरएनए के अंदर कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है, यानी कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है।
तो ये अतिरिक्त क्रियाएं जो है 5 डॉट और 3 डॉट इंड पर होती है। मतलब जो है 5 डॉट वाले सिरे में कैपिंग की क्रिया होगी यानी आच्छेदन की क्रिया होगी, और टेल वाले भाग में यानी कि जो 3 डॉट वाला भाग है इस पर टेलिंग की क्रिया होगी, पुच्छन की क्रिया होती है। और ये जो कैप वाला भाग है ना, कैप वाले भाग में क्या जुड़ता है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। वहीं यदि टेल वाले भाग में बात करें तो कैप वाले भाग में तो क्या जुड़ गया, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन जो पूंछ रीजन होता है, पूंछ वाला भाग यानी टेल वाला भाग होता है, इस पर 200 से लेकर के 300 तक एडिनिलिक एसिड जो है जुड़ते हैं। तीसरा स्टेप होता है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें क्या होता है, आरएनए संबंधन इसको कहते हैं, यानी कि आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं। तो आरएनए स्प्लाइसिंग यानी कि आरएनए संबंधन की यदि बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एचएनआरएनए होता है, उस एचएनआरएनए से मान लीजिए यदि एक्सान को डिफाइंड सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, मतलब एचएनआरएनए से यदि इंट्रांस को हटा देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आरएनए संबंधन कहते हैं। तो यह चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि एचएनआरएनए से यदि इंट्रांस को हटा देते हैं तो एचएनआरएनए से इंट्रांस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, आरएनए संबंधन कहते हैं। अब देखिए जब इंट्रांस को हटा देंगे तो इंट्रांस को हटाने से जो एक्सान होता है वो डिफाइंड सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं। आपने क्या देखा यहां पे कि जैसे यहां पे क्या होता है कि देखिए अभी तक क्या था यहां पे, अभी तक यहां पे क्या आपने देखा था कि जो एक्सान और इंट्रान होते हैं वो कुछ इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते थे। तो यहां पे इंट्रान होता था और यहां पे ये वाले भाग जो है इंट्रान एक्सान कहलाते थे। तो अब देखिए यदि जगह जगह से इनको हम हटा दें, यानी ये जो इंट्रान वाले भाग हैं इनको यदि हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जब हम इंट्रान वाले भाग को रिमूव कर देंगे तो संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तब ये पूरे के पूरे जो एक्सान है, चूंकि इंट्रान तो अब हट चुके हैं तो एक्सान जो है इस प्रकार से एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा एक्सान का क्रम है वो व्यवस्थित हो जाता है इंट्रान के हटने के बाद। यानी इस क्रम को हम क्या कहते हैं, एक्सान का डिफाइंड सीक्वेंस कहते हैं। यानी डिफाइंड क्रम में जो एक्सान होते हैं, देख सकते हैं आप कि इस प्रकार से यहां पे एक्सान है, फिर इसके बाद एक्सान है, फिर एक्सान है, फिर एक्सान, क्योंकि बीच बीच का इंट्रान तो हट चुका है, इसलिए यहां पे क्या बचेगा, केवल और केवल हर एक जगह जो है एक्सान बचेगा। और जो एक्सान है वो एक डिफाइंड सीक्वेंस में यानी एक क्रम से जो है व्यवस्थित हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेप आपने देख लिया कि जो आरएनए होता है, आरएनए संबंधन, इस आरएनए संबंधन में क्या होता है कि जो एचएनआरएनए होता है इससे इंट्रांस को हटा दिया जाता है, और इंट्रांस के हट जाने के बाद जो एक्सान होते हैं वो डिफाइंड सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी प्रक्रिया भी आपको हम यहां पे डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइए कि सर आपने यहां पे तो केवल थ्योरी टाइप में बता दिया, आपने डायग्राम बना के तो दिखाया ही नहीं। तो बिल्कुल यहां पे आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पूरा डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे कि कौन से भाग में कौन सी क्रिया हो रही है। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के भीतर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है पाए जाते हैं। तो किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम, और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यानी 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम किसमें, यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो फर्स्ट होता है ये आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है ये एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इसके बाद जो आरआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो थर्ड होता है ये टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। तो ये चीजें भी आपको साथ ही साथ में ध्यान में रखनी है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा कि सबसे पहले क्या होता है, इस प्रक्रिया में आपने सबसे पहले देखा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होता है इस पर प्राथमिक प्रतिलिपि बनते हैं यानी कि एचएनआरएनए का निर्माण होता है। इसके बाद एचएनआरएनए में क्या होता है कि स्प्लिट क्रम में जो जीन का अरेंजमेंट होता है वो होता है, मतलब जो एचएनआरएनए के अंदर एक्सान और इंट्रॉन होते हैं वो कुछ इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद आपने क्या देखा कि जो एचएनआरएनए होता है उस पर कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है यानी कि कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, जिस कारण से 5 डॉट वाले में एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं कैपिंग की क्रिया, और टेल वाले भाग में जो है 3 डॉट वाले में एक टेल वाले भाग में टेलिंग की क्रिया होती है यानी कि पुच्छन की क्रिया होती है। जो कैप वाला भाग होता है इस पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। वहीं जो पूंछ रीजन होता है इस पर क्या जुड़ता है, 200 से लेकर के 300 तक एडिनिलिक एसिड जो है जुड़ते हैं।
फिर इसके बाद आरएनए संबंधन, आरएनए स्प्लिसिंग की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंट्रांस को हटा दिया जाता है और एचएनआरएनए से यदि इंट्रांस को हटा देते हैं उसके बाद फिर एक एमआरएनए का निर्माण जो है हो चुका है, यानी कि एमआरएनए जो है प्राप्त हो जाता है। अब आप यहां पे बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस प्रकार से हो रही है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड्स होता है जिसकी पोलैरिटी जो है 3 डॉट और 5 डॉट होती है। दूसरा स्ट्रैंड्स होता है जो कि जिसकी पोलैरिटी या ध्रुवता क्या होती है, जिसकी पोलैरिटी या ध्रुवता 5 डॉट और 3 डॉट होती है। तो देखिए 5 डॉट और 3 डॉट वाले जो पोलैरिटी वाला सिरा होता है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं। वही जो 3 डॉट और 5 डॉट वाला जो स्ट्रैंड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से किसमें भाग लेता है, अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में। और कोडिंग स्ट्रैंड्स पर क्या बनते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड्स पर एमआरएनए का निर्माण होता है। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि देखिए 3 डॉट और 5 डॉट है, यहां पे आपका 3 डॉट है, यहां पे आपका 5 डॉट है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो अतिरिक्त क्रियाएं होती है उसमें जो 5 डॉट होता है, तो 5 डॉट सिरे की ओर जो है आच्छेदन की क्रिया होती है, यानी कि कैपिंग की क्रिया होती है। तो जहां पर कैपिंग की क्रिया होती है तो कैपिंग वाले भाग पर यानी कैप रीजन पर यानी 5 डॉट वाले पर कौन सा यहां पे आके जुड़ता है, तो मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ गया। लेकिन जो 5 डॉट वाला है इसमें भी आप आगे देख पाएंगे कि 5 डॉट सिरे वाले में क्या होता है कि पुच्छन की क्रिया होती है, तो कोडिंग की क्रिया होती है। तो अभी आपने क्या देखा कि यहां पे कैपिंग की क्रिया हो रही है, तो कैप वाले भाग में यानी 5 डॉट वाले भाग में आच्छेदन या कैपिंग की क्रिया होती है, जिस पर क्या जुड़ता है, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। अब इसके अंदर आप जीनों का सीक्वेंस देख सकते हैं, जो जीन है इसके अंदर देख सकते हैं। एक तो हमारे पास यहां पे ये क्या है, जो यहां पे ब्लू कलर से दिखाया गया है यानी डार्क रूप में जो दिखाया गया है ये क्या होते हैं, इंट्रान होते हैं। और यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्सान। ये जो पूरे के पूरे सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, एक्सान। खाली स्थान जहां जहां पे आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, ये क्या है, ये है एक्सान। और जो डार्क कलर का ब्लू कलर का है ये क्या है, एक्सान। तो ये सॉरी ये क्या है, इंट्रान है। जो डार्क वाला भाग है ये इंट्रान है और व्हाइट वाला भाग क्या है, एक्सान है। अब इसके बाद आपने क्या देखा कि जैसे ही जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है इससे क्या बनते हैं, प्राथमिक प्रतिलिपि का निर्माण होता है, यानी कि एचएनआरएनए का निर्माण हो गया। अब देखिए यहां पर भी 3 डॉट है और 5 डॉट है, तो जब एचएनआरएनए का भी निर्माण हुआ है तो इसमें भी क्या है, इंट्रान है और क्या है, एक्सान है। अब इसमें देख सकते हैं जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, मतलब स्प्लिट क्रम में यहां पे जीन का अरेंजमेंट होता है। और आपको यहां पे देखने को मिल भी रहा है कि जो 5 डॉट सिरा है इस पर क्या होता है, कैपिंग की क्रिया होती है। और इस पर कौन सा, और यहां पे क्या जुड़ता है, तो मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। 5 डॉट वाले सिरे में क्या जुड़ता है, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बाद देखिए जो आरएनए स्प्लिसिंग की क्रिया होती है इसको भी आप देखते चलिए साथ में कि जो 3 डॉट वाला होता है, 3 डॉट में आपने क्या देखा है कि जब अतिरिक्त क्रियाएं होती है तो जो 3 डॉट वाला सिरा होता है उस पर पुच्छन की क्रिया होती है, यानी कि टेलिंग की क्रिया होती है, जिस पर बहुत सारे यानी कि 200 से लेकर के 300 तक एडिनिलिक एसिड जो है जुड़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया है, पॉली एडिनिलिक टेल, मतलब टेल वाले भाग में बहुत सारे पॉली एडिनिलिक एसिड जो है जुड़ते हैं। तो बहुत सारे पॉली एडिनिलिक एसिड कहां पे जुड़ जाते हैं, पुच्छन वाले भाग में, यानी पुच्छन वाले भाग में एडिनिलिक एसिड जो है जुड़ जाते हैं। अब आरएनए स्प्लिसिंग की क्रिया होती है तो जहां जहां पे आपको इंट्रान दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये डार्क वाले ग्रीन कलर के यहां पे जितने हैं ये सभी के सभी क्या है, इंट्रान है। अब इंट्रान के ऊपर हमने यहां पे गोला लगा रखा है, क्यों, क्योंकि आरएनए स्प्लिसिंग की क्रिया में क्या होता है, इंट्रान को हटाया जाता है। तो यहां पे जहां पे आपको गोला गोला दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि यहां से इंट्रांस जो है अब हट जाएगा। तो जब इंट्रांस को हटा दिया जाता है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग यानी कि आरएनए संबंधन कहते हैं। और फिर आखिरी स्टेप में जो संशोधित एमआरएनए है उसका निर्माण हो जाता है। देखिए जैसे ही आरएनए स्प्लिसिंग होगा वैसे इंट्रांस जो है हट जाएंगे और यहां पे परिपक्व यानी कि संशोधित एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो आपको यहां पे याद रखना है कि जो परिपक्व या संशोधित एमआरएनए होता है उसमें जो होता है खाली केवल और केवल एक्सान पाए जाते हैं। इंट्रान तो हट चुके होते हैं तो खाली उस पर क्या पाए जाते हैं, उस पर केवल और केवल एक क्रम में यानी एक सीक्वेंस में क्या पाए जाते हैं, डिफाइंड क्रम में केवल यहां पे एक्सान जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक संशोधित या परिपक्व एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।